हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट। इनपुट टैक्स क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम एक बार इनपुट का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। तो इनपुट means any goods other than capital goods used to intended to be used by the supplier in the course or furtherance of business। देखिए, या तो बिजनेस के लिए या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में आगे और प्रोसेसिंग जो करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। किसको? गुड्स को। जिन गुड्स को बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है सप्लायर के द्वारा, उन गुड्स को इनपुट कहा जाता है। तो जो इंग्रेडिएंट्स है इनपुट के वो कौन कौन से हैं? इट शुड बी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो जो कैपिटल गुड्स हैं उनके अलावा जो गुड्स होंगे उनको इनपुट गुड्स कहा जाएगा। और इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर। देखो, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ही ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि कैपिटल गुड्स के अलावा जो गुड्स होती हैं उनको इनपुट गुड्स में इंक्लूड किया गया है और ये सप्लायर के द्वारा यूज़ की जानी चाहिए। किसके लिए यूज़ की जानी चाहिए? बिजनेस के लिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को आगे एक्सटेंड करने के लिए, आगे प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ की जानी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिसीव इनपुट्स इन फैक्ट्री और एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इनपुट्स को हमें फैक्ट्री में रिसीव करना है या किसी बिजनेस प्लेस में रिसीव करना है, बट जो गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो इनपुट हम डाल रहे हैं, वो सप्लायर के द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए। तो बेसिकली इनपुट, जब हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं बिजनेस में प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसे इनपुट कहा जाता है। जब गुड्स तैयार हो जाते हैं, फाइनल गुड को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स। जो हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। पहले हमने इनपुट का मीनिंग समझा, अब हम इनपुट टैक्स का मीनिंग समझेंगे, फिर हम समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस द सेंट्रल टैक्स। देखिए, आपने टैक्सेस पढ़े होंगे, सेंट्रल टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है। विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर स्टेट टैक्स लगता है और CGST लगती है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। फिर आ गया इंटीग्रेटेड टैक्स, वो उसके लिए होता है जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। और यूनियन टेरिटरी टैक्स, मतलब जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो टैक्स लेवी करती हैं उसको यूनियन टेरिटरी टैक्स कहा जाता है। चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विसेज पे या दोनों पे ही जो टैक्स लगता है उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। तो फिर से जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, आगे वही चीज़ें मीनिंग में जो उसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड है उसमें रिपीट होती जाएंगी। इनपुट टैक्स अंडर GST एक्ट इंक्लूड्स IGST लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, IGST सेम चीज़ें रिपीट कि IGST इंटरस्टेट सप्लाई के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, CGST इंट्रा स्टेट, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी, इंट्रास्टेट लिखा हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए। SGST भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए। UTGST इंट्रा UT के लिए जो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही होती है। और IGST लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। जो IGST है वो गुड्स इंपोर्ट करने पे लगती है। देखिए, आगे सेक्शंस बताए गए हैं कुछ। रिवर्स चार्ज ऑन ऑफ CGST पेड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे इसी तरीके से। देखिए, रिवर्स चार्ज ऑफ CGST, रिवर्स चार्ज का मीनिंग होप्स आपको क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि रिवर्स चार्ज बेसिस में क्या होता है कि जो टैक्स है वो सप्लायर नहीं पे करता, बल्कि जो रिसिपेंट है, जब गुड्स सप्लाई की जाती है सप्लायर के द्वारा कस्टमर को, जो रिसिपेंट होता है, तो इस कंडीशन में रिवर्स चार्ज बेसिस में जो टैक्स है वो रिसिपेंट को पे करना पड़ता है, सप्लायर को पे नहीं करना पड़ता। और वही हमने पढ़ा है फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में। फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में सप्लायर ही टैक्स पे करता है। तो ये डिफरेंस होता है फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज में। तो सेम थिंग्स रिपीट हो रही है, रिवर्स चार्ज ऑफ IGST, रिवर्स चार्ज ऑफ SGST, SGST। ठीक है, सेक्शंस डिफरेंट है। देखिए, अब आपने मीनिंग तो पढ़ लिया। देखिए, अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग समझेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होगा? देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द टैक्स पेड बाय बायर ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज
अब देखिए, ये तो आपको समझ आ चुकी है कि जो बायर है, जो पर्सन खरीद रहा है, उसके पास जो गुड्स आ रही हैं, क्योंकि वो परचेज कर रहा है, तो गुड्स आ रही हैं तो उस पर इनपुट टैक्स लगता है। ठीक है, जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर आउटपुट टैक्स लगता है। अब देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द टैक्स पेड बाय बायर ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सच टैक्स विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज when reduced from liability payable on outward supply। देखिए, अब जो टैक्स हमने चीज़ों को परचेज करने के वक्त पे किया था, उस पे जो हमें क्रेडिट मिल रहा है, वो जो क्रेडिट है, जब हम सपोज एक सप्लायर है, उसने गुड्स खरीदी हैं और अब वो सप्लाई कर रहा है, तो अब वो आउटपुट टैक्स पे करेगा। आउटपुट टैक्स जो उसको पे करना, उसमें उसको थोड़ी रिडक्शन मिल जाएगी। रिडक्शन का मतलब, जो मान लो उसने पहले 20 रुपये पे करना था, अब उसे 15 रुपये पे करना है या 10 रुपये पे करना है, मतलब उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई है, इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो जो 5 रुपीज़ की रिडक्शन मिली है, 20 रुपीज़ अब 15 रुपीज़ हो गए हैं, जो वो 5 रुपीज़ की रिडक्शन मिली, वो क्या है, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और वो क्यों मिला? क्योंकि जब हम गुड्स परचेज कर रहे थे, सपोज मैंने गुड्स परचेज किए, उस पर मैंने 5 रुपीज़ टैक्स पे किया, तो वो 5 रुपीज़ जब पहले पे किए थे, अब जब हम आउटपुट टैक्स पे कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी पहले भी 5 रुपीज़ पे कर चुके थे, अब फिर से 20 पे करेंगे? नहीं, जो अब हम 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं उसमें से 5 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, तो अब हमें सिर्फ 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे, राइट। अब इन अदर वर्ड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टैक्स रिड्यूस्ड फ्रॉम आउटपुट टैक्स पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स। जब हम सेल करते हैं तो जो आउटपुट टैक्स होता है उसमें जो रिडक्शन मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। होप सो आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दी थी, एक बार आप दोबारा से समझ लीजिए। टैक्स पेबल ऑन अकाउंट ऑन आउटपुट इज ₹450, राइट। सपोज 450 रुपीज़ है आउटपुट टैक्स, और जब इनपुट, जिस वक्त मैं उस गुड्स को परचेज कर रही थी, तो उस टाइम मुझे 300 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ा। तो यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹300 एंड यू ओनली नीड टू डिपॉजिट 150 इन टैक्सेस। मैंने गुड्स खरीदी, मैंने 300 रुपीज़ पे किए टैक्स, अब मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद, मतलब मैंने गुड्स खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, गुड्स खरीदी, आगे उसको और प्रोसेसिंग की बिजनेस में, अब मैं उसको सेल करना चाहती हूँ। अब मैं उसे सेल कर रही हूँ, मुझे उस पर 450 रुपीज़ टैक्स पे करना है, बट पहले मैंने 300 पे किया था खरीदते वक्त, अब मुझे सेल करते वक्त 450 पे करना पड़ रहा है, तो मुझे पूरा 450 नहीं देना पड़ेगा। जो पहले मैंने 300 दिया था ना, उसको हम लेस कर देंगे 450 में से, तो सिर्फ 150 रुपीज़ हमें और पे करना पड़ेगा। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि हमने जो पहले पे किया था वो हमें एज अ क्रेडिट मिल जाता है, और हमारी टैक्स लायबिलिटी जो आउटपुट गुड्स है उस पर रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए, नेट टैक्स पेबल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, 450 माइनस 300, तो नेट टैक्स पेबल आ गया हमारा 150 रुपीज़। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया होगा, तो उस टेबल से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। हमने मीनिंग समझा, हमने एग्जाम्पल समझी, अब हम टेबल से समझते हैं। स्टेज 1 सप्लाई। देखिए, इनपुट प्राइस, वैल्यू एडिड, टोटल वैल्यू एडिड, फिर जीएसटी, फिर सेलिंग प्राइस और टैक्स पे टू गवर्नमेंट। इस चीज़ों से, इस टेबल से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे सारा प्रोसीजर चलता है। ठीक है, ये एज एन एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, पहले तो स्टेज 1 का सप्लायर है, ठीक है, तो जब वो गुड्स ले रहा है, इनपुट प्राइस, उसका इनपुट प्राइस अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अब अभी उसने जस्ट स्टार्ट किया है, तो वो क्या करेगा, सपोज उसने गुड्स मैन्युफैक्चर की, अब तो उसने उसमें वैल्यू ऐड की 100 रुपीज़। उसने कहा कि ये गुड्स अब 100 रुपीज़ की हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के बाद। अब जो उसकी टोटल वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो उस 100 रुपीज़ पे जब जीएसटी है वो 10 रुपीज़ है,
तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 110 रुपीज़। 100 रुपीज़ की तो गुड्स थी, अब 10 रुपीज़ GST लग गई है, तो टोटल प्राइस हो गया 110 रुपीज़। तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा स्टेज 1 के सप्लायर को? 10 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ हमारी GST लगी है। अब स्टेज 2 सप्लायर, तो देखो स्टेज 1 सप्लायर में सेलिंग प्राइस कितना था? 110 रुपीज़। तो उसने क्या किया, स्टेज 2 के जो सप्लायर है उसको 110 रुपीज़ में गुड्स सेल किए। तो जो 110 रुपीज़ है उसमें 100 रुपीज़ तो प्रोडक्ट का प्राइस था, ठीक है, और 10 रुपीज़ था टैक्स, तो दोनों को मिला के 110 रुपीज़ बने। अब क्या होता है, देखिए अब जो पर्सन जो सप्लायर है वो आगे और प्रोसेसिंग अपने बिजनेस में गुड्स को लेके आया, परचेज की स्टेज 1 सप्लायर से, अब उस पर और प्रोसेसिंग कर रहा है। तो प्रोसेसिंग करने पे वो अपनी मशीनरी यूज़ करेगा, रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, या कुछ भी जो उस पर ऐड ऑन कुछ करेगा। तो उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करती है, और वैल्यू उसमें और ऐड कर जाती है। जो सेलिंग प्राइस था ना, जिस प्राइस पे उसने खरीदा, परचेज किया स्टेज 2 सप्लायर ने, उसमें और वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसने भी ऊपर से प्रोसेसिंग किया आगे। तो कितनी वैल्यू ऐड हो रही है? 50 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू एडिड हमारी कैसे बनेगी? हम 110 रुपीज़ के अंदर 50 रुपीज़ नहीं ऐड करेंगे, हमने सिर्फ मेन गुड की वैल्यू लेनी है, जो कि थी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में अब और वैल्यू कितनी ऐड की है उसने? स्टेज 2 सप्लायर ने 50 रुपीज़। 100 + 50 150। अब 150 रुपीज़ पे हमारी GST लगेगी, तो GST है 10%। 150 पे 10% GST हमने लगा दी 15 रुपीज़। अब टोटल वैल्यू एडिड प्लस GST, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 165 रुपीज़। अब जो 165 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस बना था, ठीक है, सिंपली टैक्स कितना उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? देखिए GST जो है वो 15 रुपीज़ है, आउटपुट टैक्स, राइट। अब वो सेल कर रहा है ना, तो उसे आउटपुट टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो है 15 रुपीज़। अब उसको टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो कैसे देखेंगे? गुड्स को परचेज करते वक्त उसने कितना टैक्स पे किया था? तो वो था 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ टैक्स था, वो उसे एज ए क्रेडिट मिल गया। अब 15 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ लेस हो गए, तो हमारा नेट टैक्स पेएबल आ गया 5 रुपीज़। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर अब रिपीट होगा नीचे जाके भी, स्टेज 3 सप्लायर पे और स्टेज 4 सप्लायर पे भी, लास्ट स्टेज पे भी आके। सपोज स्टेज 3 सप्लायर ने कितना सेलिंग प्राइस था? 209 रुपीज़। अब स्टेज 4 सप्लायर के पास कितने रुपीज़ में गुड आई है? 209 रुपीज़ में, जिसमें 19 रुपीज़ कितना था? टैक्स का। अब उसने क्या किया? 30 रुपीज़ और वैल्यू ऐड कर दी, जिससे देखो हम जब ये जो टोटल वैल्यू एडिड है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो वैल्यू एडिड थी पहले 100 रुपीज़ थी, फिर 50 होगी, फिर 40। 150 + 40 कितना हो गया? 190 + 30, 190 + 30 220, तो 220 टोटल वैल्यू एडिड आ गई। 220 पे 10% GST आ गई 22%। अब 220 + 22 वैल्यू कितनी थी? 220। GST कितनी आई? 22 रुपीज़। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना सेलिंग प्राइस बन गया? 242। अब देखिए टैक्स कितना पे करेंगे? देखिए आउटपुट टैक्स है 22 रुपीज़ स्टेज 4 सप्लायर का। अब उसे आउटपुट टैक्स पे करना 22 रुपीज़, पर वो पूरा नहीं पे करेगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के वक्त जब गुड्स परचेज कर रहा था तो कितना टैक्स पे किया? 19 रुपीज़, राइट। तो 19 रुपीज़ को लेस कर दो, कितना बचा? कितना नेट टैक्स पेएबल होगा? 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ ही है जो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे है टोटल टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। कितना टोटल टैक्स पे करना है? पहले फर्स्ट नंबर पे 10 रुपीज़, फिर आ गया 5 रुपीज़। नेट टैक्स पेबल की वैल्यू हम लेंगे, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बीच में से लेस हो गया ना। अब सिर्फ 5 रुपीज़ पे करने हैं। 10 रुपीज़ प्लस सेकेंड सप्लायर 5 रुपीज़ प्लस थर्ड 4 रुपीज़ प्लस फोर्थ सप्लायर 3 रुपीज़, तो टोटल इज़ 22 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वेरी इजी प्रोसेस है, आप एक बार अच्छे से देखिए।